हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर 19 कर रहे थे, जिसमें हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, उसके क्रेडिट कंट्रोल वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन किया था सेंट्रल बैंक है क्या। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो आपकी कंट्री के, एक तो जो भी बैंकिंग सिस्टम है, जो भी आपकी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम हो, और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह जो बनती है, उनको कंट्रोल करना और चलाना। ये जो क्या होता है, कौन करता है, ये आपकी सेंट्रल बैंक। और अपने यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सुनिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की गई कब। 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये बना था? आरबीआई एक्ट 1934। कार्यालय पहले बताया था आपको कलकत्ता, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो चुका था। आरबीआई के फंक्शन क्या क्या, कार्य क्या क्या, ये हमने पढ़े थे। करेंसी इश्यूड करना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, मोनोपोली देखने को मिलती है, बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता है, सरकार का बैंक है, सलाहकार है, अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय कोष होता है उनका संरक्षण करता है, अंतिम ऋणदाता होता है, केंद्रीय समाशोधन, दो बैंकों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं उन्हें एक मीडिएटर का रोल करता है, और साख का नियमन और नियंत्रित करना। जैसे कि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, साख को नियंत्रित करने के दो उपाय, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। एक तो मात्रात्मक उपाय और एक आपका गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक और एक गुणात्मक। ठीक है, जिसके मैंने बताया था कि आपको अलग अलग नाम मैंने बताया था कि मात्रात्मक में है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि मात्रात्मक में अपने कौन कौन से आने वाले हैं, और गुणात्मक में अपने कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली बार। ठीक है, तो उसमें अपने जो थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रेडिट कंट्रोल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको जो मैंने नाम बताए थे ये रहे, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में ये है अपना बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीएलआर और एसएलआर में परिवर्तन। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे वर्ड डिफाइन किए थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये हमने डिफाइन किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले से, बैंक दर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मार्केट में कैश को कम करना। ठीक है, ताकि जिससे इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। अब सुनिएगा, फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रात्मक का फर्स्ट, वो है बैंक दर। बैंक दर, बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर कहलाता है जिस दर पर व्यापारिक बैंक कॉमर्शियली बैंक से ऋण लेती है। कि व्यापारिक बैंक जो है वो, सॉरी, कॉमर्शियली बैंक जो है वो अपना सेंट्रल बैंक से, गलत बोल दिया मैंने, कि व्यापारिक बैंक जो है वो ऋण लेती है किससे? आरबीआई से ऋण लेती है। व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, और बदले में एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, और बदले में जिस दर से ब्याज का भुगतान करती है उसे हम लोग बैंक दर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। यानी व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक आरबीआई को जो है ऋण का पेमेंट करना जिस दर से करती है उसे बोलते हैं बैंक दर। और बैंक दर मतलब व्यापारिक बैंक ऋण क्यों लेते हैं? ये जो है ऋण लेते हैं अपने क्रेडिट को बढ़ाने में, अपने साख का विस्तार करने में। साख का विस्तार कैसे? पैसा उधार देकर अपने ग्राहकों को, कि पैसा जो भी इसके ग्राहक हैं उनको उधार देना। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, कि अगर कंट्रोल करना है, अगर बैंक दर को बढ़ा देंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि 10% थी, अब कर दिया इसको 40%। तो पहली बात तो 40% पर व्यापारिक बैंक बहुत ज्यादा ऋण हो गया, कोई कस्टमर उसको लोन ले नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया उन्होंने कि जब मार्केट में लोग ऋण नहीं ले पाएंगे तो कैश को कम कर दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, क्रेडिट कंट्रोल हो चुकी है। तो हम लोग बोल सकते हैं बैंक दर में वृद्धि होने पर साख क्या होगी? नियंत्रित होगी। और बैंक दर में कमी आने पर साख का क्या होगा? विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें बताया था कि बैंक दर बढ़ने पर साख नियंत्रित होगी, और बैंक दर घटने पर क्या होगा? साख का विस्तार देखने को मिलेगा। क्यों? 40 से 10 हो गया तो व्यापारिक बैंक ज्यादा पैसा लेगी और कस्टमर ज्यादा मांगेंगे क्योंकि ऋण सस्ता मिल रहा है, तो साख का विस्तार होगा। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं मात्रात्मक उपाय में फर्स्ट अपना, कि बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का सर्वाधिक प्रचलित उपाय है। इसका उपयोग कर केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। ऋण देने की क्षमता, की ऋण ज्यादा देंगे कम देंगे, क्षमता उनकी प्रभावित हो सकती है।
बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। बैंक दर वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनः कटौती करता है। भारत में यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है, तब केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है। यानी जब साख को कंट्रोल करना हो तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देती है, जिससे व्यापारिक बैंक के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं और वो उसको साख देने की क्षमता घट जाती है। और इसी के विपरीत जब साख का विस्तार करना हो तो बैंक दर को घटा देते हैं, जिससे व्यापारिक बैंक सस्ते ऋण केंद्रीय बैंकों से प्राप्त कर लोगों के लिए अधिक साख उपलब्ध करवा पाते हैं। सेकंड, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, ध्यान सुनिएगा। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें आते हैं सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में अपने मात्रात्मक में सेकंड पढ़ रहे हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, ये क्या है खुले बाजार की क्रियाएं? तो सुनिएगा, खुले बाजार की क्रिया का मतलब है कुछ सरकारी प्रतिभूतियां होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, कुछ बॉन्ड वगैरह, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूति है, सरकारी प्रतिभूतियां, अब होता क्या सुनिएगा ध्यान से, इनको खरीदने और बेचकर साख का विस्तार और संकुचन करती है। अब सुनिएगा कि सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है वो व्यापारिक बैंकों को बेच जाती है। तो सुनिएगा कि जब आरबीआई क्या करती है कि इनको जो भी व्यापारिक बैंक हैं, उनको सरकारी प्रतिभूतियां जो अपने पास होती है उनको बेचती है। बेचेगी तो क्या होगा, व्यापारिक बैंक उनको खरीदेगी और बदले में क्या करेगी, भुगतान करती है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास पैसा क्या आ चुका है और व्यापारिक बैंक के पास जो कैश है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं क्या कहेंगे हम इसे कि क्रेडिट कंट्रोल हो चुका है। क्रेडिट कंट्रोल हम इसको बोलने वाले हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने पर आरबीआई के द्वारा जब सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचा जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारिक बैंकों द्वारा नकद में भुगतान करने पर इनके पास कैश का बैलेंस कम हो जाता है और क्रेडिट कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और साख का विस्तार करना हो तब सुनिएगा, साख का विस्तार करना हो तो जो भी सरकारी प्रतिभूति होती है, जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उनको व्यापारिक बैंक से आरबीआई खरीदना स्टार्ट करती है। आरबीआई क्या करेगी, खरीदना स्टार्ट करती है और बदले में क्या करती है, इनको भुगतान करेगी। तो इनके पास कैश जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कैश बढ़ने पर वो उसको यूज कर सकते हैं अपनी साख को विस्तार करने में। ठीक है, अब सुनो, इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में साख का नियमन हेतु केंद्रीय बैंक इस प्रणाली का प्रयोग करती है। जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम करनी होती है तो केंद्रीय बैंक अपने पास संचित प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को बेचना शुरू कर देता है। यानी जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम करनी हो, बताया था मैंने, साख को कम करना हो तब क्या करती है, कंट्रोल करना हो तो आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को ये बेचती है सरकारी प्रतिभूतियां और बदले में भुगतान प्राप्त करती है। तो केंद्रीय बैंक अपने पास संचित प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचना शुरू कर देता है, जिससे उनके पास नगद कोषों में कमी आती है और साख की मात्रा घटती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करती है तो बैंकों के पास नगद कोषों में वृद्धि हो जाती है, जिससे बैंक अधिक ऋण स्वीकृत कर पाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों को जब आरबीआई बेचती है व्यापारिक बैंकों को तो साख का संकुचन होगा और जब खरीदती है तो साख का विस्तार होगा, क्योंकि कैश कम ज्यादा हो जाती है। अगला पढ़ते हैं, इसी में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है अपना सीआरआर व एसएलआर। ये मैंने बताया था, नगद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। इनका जो एक रिजर्व होता है, परसेंटेज होता है, इनमें कमी और वृद्धि करके साख को विस्तार और संकुचित किया था। नगद कोषानुपात क्या है, मैंने आपको बताया था, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है कि व्यापारिक बैंकों को एक परसेंटेज अपने पास जो है रिजर्व रखना पड़ता है, जिसे नगद कोषानुपात कहते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, उसे एसएलआर बोलते हैं। अब सुनिएगा, अगर इन रिजर्व में
चाहे कोई सा भी हो, अगर इस रिजर्व में वृद्धि कर दी जाती है, अगर इस रिजर्व को बढ़ा दिया जाता है, तब क्या होगा? रिजर्व को बढ़ाने पर, रिजर्व को बढ़ा दिया जाता है तो रिजर्व बढ़ाने पर साख का क्या होगा? संकुचन होगा। जैसे पहले मान लो, सीआरआर को बता दूं कि पहले अपने पास वो 1,00,000 रुपए रिजर्व, 1,00,000 रुपए मान लो, नॉर्मल सा उदाहरण बता रहा हूं, 1,00,000 रुपए जो थे उसमें से 10%, 10,000 रिजर्व में रखते थे, बाकी 90,000 रुपए वो यूज करते थे क्रेडिट, मतलब पैसा उधार देने में। अब अगर इस रेट को बढ़ा दिया, 10 से 20 कर दिया, अब कितने रुपए अपने पास रखेंगे? 20,000। और क्रेडिट कंट्रोल में कितना पैसा आएगा यूज? 80। पहले आ रहा था 90, अब आ रहा है 80, तो कहीं ना कहीं क्या होगी? कंट्रोल हो गई। वो इसमें अगर रेट को घटा देते हैं तो पहले रखना था 20, अब रखना है 10, तो साख का क्या होगा? विस्तार होगा। तो केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रण के लिए नगद कोषानुपात सीआरआर व वैधानिक तरलता अनुपात दोनों उपकरणों का प्रयोग करता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात धनराशि के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात, मैंने अभी बताया था वैधानिक तरलता अनुपात किसे कहते हैं, कि व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात धनराशि के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। और इसी प्रकार बैंकिंग विधान के अनुसार बैंकों को अपनी कुल संपत्तियों का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, जिसे नगद कोषानुपात कहते हैं। जब केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना होता है तो उक्त दोनों अनुपातों को कम कर दिया जाता है, और इसके विपरीत साख का संकुचन करना हो तो कमी कर दी जाती है। तो मैंने अभी बताया था, साख का विस्तार करना हो तो कम कर दो, कम कर दोगे तो वो पैसा ज्यादा है क्रेडिट में यूज आएगा, और इसके विपरीत यदि संकुचन करना है तो उसमें साख का संकुचन या कमी करनी होती है तो उक्त अनुपातों में वृद्धि कर दो, कि अनुपात बढ़ा दो, कि पहले था 10%, अब कर दो इसको 30%। अगर 1,00,000 रुपए थे पहले यूज होते थे 10,000 रुपए रिजर्व में, अब कितने होंगे? 30,000। पहले काम आते थे 90,000, अब कितने काम आएंगे? 70,000। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट क्या हो गई? कंट्रोल हो गई। तो दर बढ़ने पर, रिजर्व अनुपात बढ़ने पर क्रेडिट क्या होगी? कंट्रोल होती है, और घटने पर क्रेडिट क्या होगी? विस्तारित होती है। तो ये अपना जो था नगद कोषानुपात, ये हमने अपने मात्रात्मक उपाय जो थे इनको कंप्लीट कर लिया है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें केवल 3 चीजें। बैंक दर में क्या होता है? साख का विस्तार, संकुच, मतलब साख को कंट्रोल करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है, ठीक है। साख को संकुचन करना है, बैंक दर को बढ़ा दो। विस्तार करना है, बैंक दर में कमी कर दो। खुले बाजार की क्रियाएं, कि जब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तब तो संकुचन होगा, और खरीदा जाता है तब विस्तार होगा। इस रिजर्व को बढ़ा देते हैं, इसको अगर रेशियो को बढ़ा देते हैं तब कहीं ना कहीं क्या होगा? क्रेडिट बढ़ाने से क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल होगी, और घटाने से क्या हुआ? क्रेडिट का विस्तार होगा। नेक्स्ट है गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय देखते हैं। तो गुणात्मक उपाय में मैंने आपको पहले भी बताए थे, गुणात्मक उपाय में अपने चयनात्मक साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये अपने क्या थे? ये अपने गुणात्मक उपाय थे। तो गुणात्मक उपाय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट अपना, कि वो था अपना चयनात्मक साख की राशनिंग। चयनात्मक साख की राशनिंग क्या होता है? कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र जो होते हैं उनमें कुछ लिमिटेशन लगा देना, वो चयनात्मक साख की राशनिंग कराता है। जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों व विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों के लिए चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे ऋण की सीमाओं में परिवर्तित कर देना कुछ, ठीक है, और विनिमय बिलों की जो ब्याज दर है या कटौती है उनको चेंज कर देना। विशिष्ट क्षेत्र में ऋण की जांच करना, या वहां पर लिमिटेशन लगा देना कि आप इससे ज्यादा पैसा लोन में नहीं दे सकते। विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है, लग्जरी गुड्स जो होती है, उन पर ऋण की अलग से किस्त निर्धारण करना, कुछ कम ज्यादा करना, तो वो चयनात्मक साख की राशनिंग का तरीका है। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए, कि ऋण की सीमाओं में कुछ चेंजेस लाना, कि ऋण की अमाउंट को या उसकी इंस्टॉलमेंट को कुछ चेंजेस करना, बढ़ाना, दर को बढ़ाना घटाना, वो सारा इसी में। विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण की जांच करना, ठीक है, और नियंत्रित करना उसको, कि बहुत ज्यादा तो ये नहीं हो रहा, कि आप लोग लिमिट लगा देना कि आप इससे ज्यादा जो है वो ऋण नहीं दे सकते। विलासितापूर्ण वस्तुओं पर ऋण की अलग से किस्त निर्धारित करना। नेक्स्ट है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग क्या होता है? इसमें भी कुछ एक लिमिट लगा देते हैं कि आप इससे अमाउंट से ज्यादा जो है पैसा यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। यह सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाती है। साख की राशनिंग के तरीके बता रहे हैं। किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा पुनः समाप्त कर देना।
जो बिल्स वगैरह होते हैं उनको दोबारा से आप रीडिस्काउंट नहीं करवा सकते। एक बार आपने उनको बैंक से बुला लिया तो बैंक दोबारा उसको यूज नहीं कर सकती रीडिस्काउंटिंग में। सभी बैंकों के लिए बिलों को पुनः बुलाने की सुविधा सीमित कर देना कि आप इतने अमाउंट से ज्यादा जो है बिल को डिस्काउंट नहीं कर सकते। बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों अथवा व्यवसाय को दिए जाने वाले ऋण की सीमा कोटा निश्चित कर देना कि अलग अलग जो व्यावसायिक उद्योग क्षेत्र होते हैं वहां पर ऋण की सीमा लगा देना। तो उपरोक्त सभी उपायों के अतिरिक्त भी केंद्रीय बैंक अन्य उपायों के माध्यम से साख का नियमन एवं नियंत्रित करता है। बहुत सारे अलग भी उपाय, नैतिक दबाव, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो मैं आपको बता दूं नैतिक दबाव में तो यहां पर जो है डायरेक्ट बता दूं आपको, बाकी लाइन टू लाइन हम इसमें देखेंगे कि नैतिक दबाव में यह है कि सेंट्रल बैंक व्यापारिक जो कॉमर्शियल बैंक होती है उनको गाइडलाइन देती है कि आप उन्हें कॉर्पोरेट करें क्रेडिट को कंट्रोल करने में या विस्तारित करने में, वो आता है इसमें। प्रचार में आता है कि इसमें सेंट्रल बैंक जो होती है आरबीआई जो है उसकी मैगजीन वगैरह पब्लिश होती है मंथली ईयरली, उन मैगजीन में जो बताते हैं किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहिए या कंट्रोल करने के तरीके बताए जाते हैं। समय समय पर जो भी कोई नई पॉलिसीज आती है उनके बारे में बताया जाता है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है, किसी रेट में चेंजेज हुआ उसके बारे में इनमें बताया जाता है, और वो भी साख को नियंत्रित करने का एक उपाय। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई में बता रखा है कि केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों, केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक जो बैंकें होती है उनको क्रेडिट को कंट्रोल करने के उपाय बताती है। अगर वो नहीं अपनाती तो उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई, पेनल्टी वगैरह भी वो चार्जेज कर सकती है। तो नैतिक दबाव, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह व मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसी के द्वारा उनकी साख निर्माण नीति को नियमित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ व्यापारिक बैंकों को सद्भाव व नैतिक अन्वय से भी उनकी साख नियंत्रित करने का दबाव बना सकती है, मतलब कोऑपरेट, वो उन्हें कहे कि कोऑपरेट करिए वरना प्रत्यक्ष कार्रवाई तो करनी है। अतः इसे एक सहज और महत्वपूर्ण उपाय। प्रचार में बाजारीकरण के इस युग में विज्ञापन का बड़ा महत्व। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक इस हेतु अपनी अपनी पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, बुलेटिन इत्यादि प्रकाशित करता है जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां, समसामयिक आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाया जाता है। तो केंद्रीय बैंक का यह उपाय भी साख नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, केंद्रीय बैंक द्वारा उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि बैंक इसकी नीतियों का पालन नहीं करता है और बाजार विफलता प्रतीत होता है तो ऐसे वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि यह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकती है। यानी कोई बैंक नहीं मानती है तो उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकती है, कुछ पेनल्टी लगाना, कुछ कंट्रोल करना, ठीक है। तो ऐसी कठोर कार्रवाई के तहत दोषी बैंकों को पुण्य कटौती की सुविधा से वंचित कर सकती है। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए किए उपायों में इसे सबसे कठोर कार्रवाई माना जाता है, अतः उक्त उपाय व्यवहार में कम ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये जो थे हमारे बहुत सारे, तो उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है सफल साख नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक और चयनात्मक दोनों का ही उपाय करती है। जहां एक और मात्रात्मक उपाय प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, मतलब डायरेक्टली वो प्रभावित करते हैं, बल्कि वहीं चयनात्मक जो है साख की एक दिशा निर्धारित करते हैं ताकि उसका सहयोग हमें मिलता रहे कि क्रेडिट को कंट्रोल हम लोग कर सके। तो ये अपना जो था हमने क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। थैंक यू।